हेलो छात्रों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? आपका एक बार फिर से जीआईएस विद्यालय कठुमर के यूट्यूब चैनल पर वेलकम, स्वागत है। हमने इससे पहले अलंकार की वीडियो डाली थी। आज एक नई वीडियो के साथ तुम्हारे सामने फिर से उपस्थित हुए हैं, जिसमें नया एक टॉपिक लेके आए हैं हिंदी अनिवार्य का, जो 2021 के संशोधित पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है हमारी राज्य सरकार द्वारा, जिसका नाम है भाषा, व्याकरण व लिपि। यह एक टॉपिक है। इसमें हमें पहले भाषा को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद व्याकरण, व्याकरण के बाद में लिपि। इन सब का अध्ययन करते हैं। तो एक बार चलते हैं, देखिए भाषा, व्याकरण व लिपि। तो पहले अपन बात करते हैं भाषा। भाषा की व्युत्पत्ति। भाषा की व्युत्पत्ति। भाषा की व्युत्पत्ति यानी भाषा शब्द कैसे हमारे सामने उपस्थित हुआ, कैसे, कहाँ से निकाला गया था ये भाषा शब्द। तो देखो, भाषा शब्द, भाषा शब्द संस्कृत, भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु, भाष धातु से, संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। क्या होता है? व्यक्तवाणी या विचारों को प्रकट करना, या विचारों को प्रकट करना। विचारों को क्या करना? प्रकट करना। तो भाषा शब्द है वो संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। क्या करना? विचारों को प्रकट करना। क्या करना? विचारों को प्रकट करना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? भाषा की परिभाषा बनेगी, भाषा की परिभाषा है कि व्यक्तवाणी, व्यक्तवाणी के रूप में, व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी, व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति, व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, उसे, व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा की परिभाषा देनी है कि व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। इसकी अपन अथवा लगा करके अगली परिभाषा ये बना सकते हैं कि आपसी विचार विनिमय, आपसी विचार विनिमय के माध्यम को भी, आपसी विचार विनिमय के माध्यम को भी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं।
आपसी विचार विनिमय के माध्यम को भी भाषा कहते हैं। ठीक है, ये भाषा की परिभाषा हुई। पहले भाषा की व्युत्पत्ति की बात करी तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी या विचारों को क्या करना, प्रकट करना। इसकी परिभाषा बनती है कि व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिखी है हमने, आपसी विचार विनिमय के माध्यम को भी भाषा कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, तो भाषा के आपको पता होगा, भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? दो प्रकार। कौन कौन से? नंबर 1 पे पढ़ेंगे इसमें मौखिक भाषा। कौन सी? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, मौखिक भाषा साधारणतः बोलचाल की भाषा। साधारणतः बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। साधारणतः बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी। यहाँ केवल नेताजी ने मौखिक कार्य किया है, मौखिक भाषा का सहारा लिया है कि नेताजी के भाषण को सुनकर जनता उत्साह से क्या हो गई, भर उठी थी। इसी बीच में अगली जो प्रकार है दूसरा, वो है लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब उच्चारित ध्वनि संकेतों, पहले अपने मौखिक भाषा की बात करी, उसके बाद लिखित भाषा को कर रहे हैं। उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है। लिखकर अंकित किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा। जैसे
उदाहरण से समझें कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रहे हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल करे रहे हैं। तो हमने अभी तक बात करी है केवल भाषा की व्युत्पत्ति की बात करी है, भाषा की परिभाषा, फिर उसके बाद भाषा के प्रकार, 2 प्रकार हैं कौन कौन से, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम चर्चा करते हैं लिखित भाषा मौखिक भाषा व लिखित भाषा में क्या अंतर होता है। लिखित भाषा में और मौखिक भाषा में क्या अंतर होता है। तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर होता है, देखो अभी आपके सामने पेश करते हैं लिखित भाषा व मौखिक भाषा में अंतर। तो देखो लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर अभी बताते हैं आपके लिए कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर होता है। तो देखो मौखिक व लिखित भाषा में अंतर। मौखिक व लिखित भाषा में अंतर। मौखिक व लिखित भाषा में क्या अंतर होता है। नंबर 1 देखो, मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य, मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे होते हैं। नंबर 1 अंतर है, मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा में वाक्य बड़े होते हैं। नंबर 1 अंतर, मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा में वाक्य कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। जबकि लिखित भाषा कैसी होती है, कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा कैसी होती है, कृत्रिम होती है। उसके बाद तीसरा अंतर देखते हैं, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा, कौन सी भाषा, लिखित भाषा कैसी होती है, स्थिर होती है।
कैसी होती है? स्थिर होती है। मौखिक भाषा कैसी होती है? स्थिर होती है। उसके बाद चौथा परिवर्तन देखते हैं, चौथा अंतर देखते हैं। चौथा अंतर होता है कि मौखिक भाषा पर, कौन सी भाषा पर? मौखिक भाषा पर स्थानीय मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है, जबकि लिखित भाषा, कौन सी भाषा? लिखित भाषा पर ऐसा लिखित भाषा पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं रहता है, कोई प्रभाव नहीं रहता है। ठीक है। पांचवा अंतर देखते हैं। पांचवा अंतर है कि मौखिक भाषा, कौन सी भाषा? मौखिक भाषा सदैव ताजगी से युक्त होती है, जबकि लिखित भाषा रूढ़ व प्राचीनता से युक्त होती है, प्राचीनता से युक्त होती है। ये 5 अंतर किए हमने कौन में? मौखिक भाषा और लिखित भाषा में। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर एक बार फिर से देखें कि मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा में वाक्य बड़े बड़े होते हैं। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है, जबकि लिखित भाषा पर कोई प्रभाव नहीं रहता है। मौखिक भाषा सदैव ताजगी से युक्त होती है, जबकि लिखित भाषा रूढ़ व प्राचीनता से युक्त होती है। आगे चलते हैं भाषा के विविध रूप। आगे चलते हैं भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। तो भाषा के निम्न विविध रूप होते हैं। विविध रूप होते हैं। इसमें पहले करेंगे बात अपन किस पर? विभाषा। किसकी बात करेंगे? विभाषा की बात करेंगे। तो विभाषा क्या है? प्रांतीय या उपप्रांतीय, प्रांतीय या उपप्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने वाली भाषाओं को देखें। प्रांतीय या उपप्रांतीय आधार पर, प्रांतीय या उपप्रांतीय आधार पर वर्गीकृत, प्रांतीय या उपप्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने पर
होने पर भाषाओं को विभाषा कहते हैं। भाषाओं को विभाषा, कौन सी भाषा? विभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। प्रांतीय या उपप्रांतीय आधार पर जिन भाषाओं को वर्गीकृत किया जाता है उन भाषाओं को क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? विभाषा। इसके बाद विविध रूप में आगे बात करते हैं। कौन सी बोली? कौन सी बोली? ठीक है। आगे बात करते हैं विभाषा के बाद किसका? बोली का। तो देखो बोली किसे कहते हैं? बोली देखो दूसरे नंबर पे है बोली। क्या है? बोली। बोली किसे कहते हैं? जो प्रांतीय आधार पर या प्रांतीय स्तर पर शासन के कार्य के लिए प्रयुक्त न होने वाली प्रांतीय स्तर के शासन कार्य के लिए प्रांतीय शासन कार्य के लिए प्रयुक्त न होने वाली तथा मंडलीय स्तर पर स्वीकृत जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं। जिसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं उन्हें बोली कहते हैं। क्या कहते हैं उनको बेटा? उनको बोली कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है अपन को। यहाँ पर आए विभाषा। प्रांतीय या उपप्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने पर भाषाओं को विभाषा कहते हैं। अब कौन कौन सी है विभाषा? विभाषा है हमारी जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी। पंजाबी, गुजराती व मराठी आदि, ये सब क्या कहलाएंगी? विभाषा कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? विभाषा। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी बोली हैं? जैसे देखो मगही, कौन सी? मगही। ढूंढाड़ी, कौन सी? ढूंढाड़ी। मगही है, ढूंढाड़ी है, भोजपुरी है, मालवी है। भोजपुरी व मालवी आदि, ये क्या कहलाएंगी? बोली कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बेटा? ये बोली। अब हिंदी की कौन कौन सी बोली हैं देखो, उनमें कौन कौन सी बोलियों का समावेश किया गया है? तो हिंदी की बोलियां
हिंदी की बोलियां देखो निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। देखो नंबर 1 पे अपन चर्चा करेंगे पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती हैं? जैसे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। अवधी, बघेली, उसके बाद छत्तीसगढ़ी आदि। ये तो आएंगी किसमें? पूर्वी हिंदी में। किस में आएंगी? पूर्वी हिंदी में आएंगी। उसके बाद दूसरी करते हैं पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आएंगी तुम्हारी खड़ी बोली। कौन सी? खड़ी बोली, ब्रज, खड़ी बोली। उसके बाद ब्रज है, और ब्रज के बाद में आता है तुम्हारा वागरू, बुंदेली, कन्नौजी। कौन सी? कन्नौजी। ये आएंगी किसमें? पश्चिमी हिंदी में। किसमें आएंगी? ये बोली किसमें आएंगी? पश्चिमी हिंदी में। उसके बाद तीसरी बात करते हैं हम बिहारी। कौन सी? बिहारी में कौन कौन सी आती हैं? बिहारी की बोली हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली व भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी आदि। ये किस में आएंगी? बिहारी में। उसके बाद आती है राजस्थानी। उसके बाद कौन है? राजस्थानी। इसके बाद कौन सी आएगी? राजस्थानी। चौथे नंबर पर देखते हैं राजस्थानी में कौन कौन सी बोली आती हैं? मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। उसके बाद में मालवी, वागड़ी, मालवी व वागड़ी आदि। ये किस में आएंगी? राजस्थानी में। उसके बाद पांचवा पहाड़ी बोली। इन बोलियों को इन 5 भागों में बांटा गया है हिंदी में। और कौन कौन सी आती हैं इनमें देखना। पूर्वी हिंदी में ये बोली आएंगी, पश्चिमी हिंदी की ये बोली कहलाएंगी, बिहारी की ये बोली कहलाएंगी, राजस्थानी की ये कहलाएंगी, और पहाड़ी की आएंगी गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी और मडी। और उसके बाद आएगी मडियाली। ये आदि बोली इन 5 भागों में बांटी गई हैं। ये हिंदी की प्रमुख क्या है? बोली हैं। हिंदी की क्या है? ये प्रमुख बोलियां। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक बात ध्यान रखना, आगे यहाँ नोट डाल करके लिखता हूँ, नोट डाल करके लिख लेना, इसको नोट कर लेना। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा कौन सी भाषा? मूल भाषा कौन सी है? भारोपीय परिवार है। कौन सी है? भारोपीय परिवार है। कौन सी है भाई? भारोपीय परिवार है। इसके बाद एक बात ध्यान रखना बेटा कि मैंने अभी विभाषा लिखाई थी। विभाषा में लिखाया था कि प्रांतीय या उपप्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने वाली भाषाओं को विभाषा कहते हैं। इसको अपन यो भी कह सकते हैं किसी स्थान विशेष पर बोली जाने वाली भाषाओं को भी विभाषा कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि उपभाषा किसे कहते हैं, तो जो विभाषा की परिभाषा लिखी थी उसी परिभाषा को हमने लिख देना है किसमें? उपभाषा में। किसमें लिख देना है? उपभाषा में लिख देना है। ठीक है कि स्थान विशेष पर बोले जाने वाली बोलियों को उपभाषा या विभाषा कहते हैं, या फिर ऐसे परिभाषा नहीं देते हैं तो ऐसे दे देना कि प्रांतीय और प्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने वाली भाषाओं को उपभाषा या विभाषा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं भाषा की इकाइयाँ। क्या? भाषा की इकाइयाँ। आगे क्या चलते हैं लेके करके हमें कि भाषा की इकाइयाँ। किसकी इकाइयाँ? भाषा की इकाइयाँ। तो देखें भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। भाषा की इकाइयाँ, भाषा की इकाइयाँ। तो देखो भाषा की इकाइयाँ, तो भाषा की निम्न इकाइयाँ हैं। भाषा की निम्न इकाइयाँ, भाषा की निम्न इकाइयाँ हैं। भाषा की निम्न इकाइयाँ हैं। इसमें अपन पहले नंबर पे ले रहे हैं ध्वनि। क्या ले रहे हैं? ध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं? कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ध्वनि कहलाती है। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। उसके बाद दूसरी इकाइयाँ है इसकी वर्ण। कौन सा है? वर्ण। वर्ण की हम ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं देना चाहते हैं तो इसकी परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं। कैसे? कि हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी, हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते। अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। नहीं किए जा सकते हैं, उसे
या उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कै, चै, टे, ते, पे आदि। ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। ठीक है, क्या है? ये सभी वर्ण। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा भाषा की इकाइयों में शब्द। सार्थक, एक से अधिक सार्थक वर्णों, एक से अधिक सार्थक वर्णों या वर्णों के सार्थक समूह को, या वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे, कैसे भाई? जैसे देखो, कै, मैं, ले बराबर क्या बना? कमल। तो ये वर्णों का सार्थक समूह हुआ, जिससे निर्माण हुआ किसका? शब्द का। शब्द क्या बना? कमल। इसके बाद चौथा आता है पद। क्या आता है? पद आता है। कौन सा आता है? पद। देखो, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर हमें वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, ये सब क्या हो जाएंगे? पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? ये सब पद। ठीक है, तो ये भाषा की इकाइयाँ थी जिनमें हमने अभी ध्वनि पढ़ी, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, और उसके बाद 5वां नंबर आता है ध्वनि का, वो है कौन? वाक्य। क्या है? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? कि सार्थक शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ सब के सब सार्थक शब्द हैं, तो ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। तो ये बात करी हमने अभी किसकी? भाषा की। किसकी बात करी है? ये अभी हमने भाषा की बात करी है। भाषा की बात में सबसे पहले हमने भाषा की व्युत्पत्ति करी, उसके बाद भाषा की परिभाषा, फिर उसके बाद भाषा के प्रकार, 2 प्रकार करे, मौखिक और लिखित भाषा, उनकी परिभाषा उदाहरण से समझाया। उसके बाद मौखिक भाषा व लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट किया। उसके बाद अंतर स्पष्ट करने के बाद हमने भाषा के विविध रूपों का अध्ययन किया, जिसमें बोली, विभाषा, उपभाषा इनको बताया। उसके बाद भाषा की इकाइयाँ बताईं। इसके बाद बोली में कौन कौन सी बोली आती है हिंदी की, उनका वर्गीकरण समझाया। तो ये अभी एक प्रकरण पूरा हुआ है, वो कौन सा? भाषा। अभी शेष बचा हुआ है हमारा व्याकरण व लिपि। तो अब आगे देखते हैं व्याकरण व लिपि को। देखें व्याकरण व लिपि।
तो पहले अपन व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण की क्या लिखेंगे? परिभाषा। उसके बाद व्याकरण के बारे में बताएंगे। तो देखो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण, अगला टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण, तो व्याकरण की क्या परिभाषा बनेगी? व्याकरण का अर्थ होता है, व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। क्या करना? व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना। अब यहाँ अर्थ की जगह पे मैं शाब्दिक अर्थ भी लिख सकता हूँ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, क्या करना? विश्लेषण करना। व्याकरण का ये शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, शुद्ध रूप को क्या करने? लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। ये हुआ व्याकरण की अर्थ, शाब्दिक अर्थ, वह उसकी परिभाषा। अथवा में अपन इसकी दूसरी परिभाषा यूं लिख सकते हैं, किसकी? व्याकरण की, के शुद्ध पढ़ना, कॉमा शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, कॉमा शुद्ध लिखना, कॉमा शुद्ध बोलना, आदि प्रक्रिया को व्याकरण कहते हैं। आदि प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना आदि प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसके बाद व्याकरण के अंग, आगे चलते हैं हम। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग होते हैं बेटा? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे वर्ण विचार, नंबर 1 पे वर्ण विचार, नंबर 2 पे शब्द विचार, नंबर 3 पे
पद विचार। नंबर 3 पे क्या, पद विचार। नंबर 4 पे वाक्य विचार। नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, वाक्य विचार। ध्यान से देखें इनको। वर्ण विचार में वर्णों की परिभाषा, वर्णों के प्रकार, उनके उच्चारण स्थान आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में शब्द की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, शब्द की परिभाषा, शब्द के प्रकार, इनका अध्ययन किया जाता है। पद विचार में पद निर्माण की प्रक्रिया से लेकर के पद के प्रकार, पद की परिभाषा, इनका अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य विश्लेषण, अन्वय, वाक्य के प्रकार, वाक्य की परिभाषा, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो था हमारा टॉपिक, कौन सा, व्याकरण। कौन सा टॉपिक था, व्याकरण। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारी कौन सी रह जाती है, एक लिपि। क्या रहती है, इसके बाद रहता है हमारा लिपि वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक रहता है, लिपि। तो देखें लिपि वाला टॉपिक बहुत सरल है, कुछ नहीं है, केवल एक बार ध्यान से देखें। आगे देखें लिपि क्या है, लिपि। लिपि की परिभाषा है लिखित ध्वनि संकेतों को, लिखित ध्वनि संकेतों, लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा देते हैं हम लिपि की, अथवा लगाकर देखते हो। देखो लिपि की दूसरी परिभाषा क्या है, कि लिपि की दूसरी परिभाषा है कि भाषा की ध्वनियों को, भाषा की ध्वनियों, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में, ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों, दोबारा देखें, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लिपि। उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लिपि। अब विभिन्न भाषाओं की कौन कौन सी लिपि होती है, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न भाषाओं की लिपि है, विभिन्न भाषाओं की लिपि। अब देखो कौन कौन सी भाषा की कौन कौन सी लिपि है। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ भाषा, उस दूसरी तरफ लिख देता हूँ उनकी क्या, लिपि। तो भाषाओं में पहला ले रहा हूँ मैं नंबर 1 पे, अंग्रेजी। कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी, रोमन। कौन सी हो जाएगी, रोमन। उसके बाद दूसरी ले रहे हैं हम कौन सी, उर्दू। उर्दू की फारसी। उर्दू की कौन सी हो जाएगी, फारसी। उसके बाद तीसरी आ रही है पंजाबी। तीसरी है पंजाबी। पंजाबी की हो जाएगी गुरुमुखी। पंजाबी की कौन सी लिपि हो जाएगी, गुरुमुखी। उसके बाद 4 पर देखें, हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। कौन सी, अपभ्रंश। हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, नेपाली, कोंकणी। मराठी, नेपाली, नेपाली, कोंकणी, कोंकणी।
इन सब की जो लिपि है इन भाषाओं की, वो है कौन सी? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी इन सब की? देवनागरी लिपि। ध्यान रखना, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, नेपाली और कोंकणी, इन सब की कौन सी लिपि हो जाएगी? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी? देवनागरी लिपि। आगे चलते हैं देवनागरी लिपि में, आगे चर्चा करते हैं हम देवनागरी लिपि का विकास। तो देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? तो हमारी प्राचीन ते 2 लिपियां थीं। कितनी लिपियां थी प्राचीन में? हमारी लिपियां कितनी थी प्राचीन में? भारत की 2 लिपियां थीं। तो देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का विकास क्या है? देवनागरी लिपि का विकास भारत की 2 प्राचीन लिपियां थीं। भारत की प्राचीन 2 लिपियां, भारत की प्राचीन 2 लिपियां थीं। कितनी लिपियां थीं? 2 लिपियां थीं। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। तथा दूसरी कौन सी हो जाएगी? तथा ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है। इनमें से ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। कौन सी लिपि से हुआ था देवनागरी लिपि का विकास? ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का क्या हुआ था? विकास हुआ था। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला स्टेप आता है, वो आता है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। प्रश्न पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं देखो, निम्न हैं या निम्न है। तो देवनागरी लिपि की पहली विशेषता देखो, कौन सी विशेषता? पहली विशेषता देखते हैं, यह बाईं ओर से, यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, नंबर 1 विशेषता। उसके बाद दूसरी विशेषता है उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। किसके अनुरूप लिखी जाती है? उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। उसके बाद संपूर्ण लिपि, तीसरी संपूर्ण लिपि स्वर व व्यंजन, स्वर व व्यंजन वर्णों में विभक्त है।
स्वर व व्यंजन वर्णों में क्या है, विभक्त है। उसके बाद चौथा नंबर है शिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरो रेखा का प्रयोग किया जाता है। वर्ण विभाजन में पांचवा, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। वर्ण विभाजन में क्या है, वैज्ञानिकता है। ठीक है। उसके बाद एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही वर्ग से होता है। अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए सातवां नंबर है अनुनासिक व अनुस्वार ध्वनियों, अनुस्वार ध्वनियों के लिए अनुस्वार और वे अनुनासिक ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है। पृथक चिन्ह है। पृथक क्या है, चिन्ह है। ठीक है। ये हमारा टॉपिक था भाषा, व्याकरण व लिपि, जो अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। आशा करता हूँ आपके मन और मस्तिष्क में अवश्य समाया हुआ होगा। अगर इसमें कुछ भी कोई त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और हमें अवगत कराएं, जिसमें हम परिवर्तन कर सकें, उसको हम सही रूप दे सकें। ये हमारा भाषा, व्याकरण व लिपि का टॉपिक था। आगे एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।